हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 जुलाई 2021 को सीजीपीएससी मेंस का पेपर चल रहा है, जिसमें हम तीसरे पेपर की बात करने वाले हैं। यह जो है सीजीपीएससी पेपर 3 का है, जिसमें आपको इसमें पूछा जाता है छत्तीसगढ़ के इतिहास, भारत के इतिहास, छत्तीसगढ़ का लोक प्रशासन के साथ ही छत्तीसगढ़ के लोक प्रशासन से संबंधित और संविधान का इसमें प्रश्न पूछा जाता है। 3 घंटे का समय दिया जाता है। इस प्रकार से कुल इसमें लगभग 34 प्रश्न होते हैं। उन सभी क्वेश्चनों का आज एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले समय में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किस बुक से हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम सभी क्वेश्चनों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल व्याख्या करने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आज पूछा गया था कि महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े स्थानों का उल्लेख किया है। इसमें हम यह भी बात करेंगे कि कितने % क्वेश्चनों का रिपीटेशन हुआ है या उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने नए ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो पहली बार पूछे गए हैं। तो इसमें महावीर स्वामी के हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैन धर्म से बौद्ध धर्म से हमेशा 1-2 क्वेश्चन हमेशा रहता है। ये सभी हॉट टॉपिक के रूप में जाने जाते हैं। तो महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े स्थानों को आपको बताना था। महावीर स्वामी का मतलब इसमें आप समझ सकते हैं कि जैन धर्म से संबंधित हैं और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये लिखना था, और उनका प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था और किन किन नगरों से उनका संबंध था और कहाँ कहाँ उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया था। इन सभी चीज़ों को भी आप लिख सकते हैं। तो पहला तो आप यह लिख सकते हैं कि उनका जो जन्म था वह जो है महावीर स्वामी, जैसे जैन जी का जन्म है गुंडग्राम वैशाली में हुआ था, वहाँ पर उन्होंने जन्म लिया। और इनका जो है संगीति की अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्र बिहार से भी इनका संबंध रहा है। स्थूलभद्र इनके अध्यक्ष थे जैन संगीति में। फिर बल्लभी देवर्षि, तो वहाँ से भी संबंध रहा है इनका, ये भी लिखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त और भी कोई एक स्थान लिख सकते हैं। इन सभी स्थानों को लिखा जा सकता है। और महावीर के समकालीन शासक में अगर हम बात करें तो बिंबिसार, चंड प्रद्योत, अजातशत्रु, तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि कहाँ कहाँ उनका उपदेश दिए और कहाँ से संबंधित उनके राज्य शासन से थे। तो महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े हुए उन तमाम स्थानों का उल्लेख कर सकते हैं। तो इसमें लगभग 1.5 से 2 नंबर मिल सकता है। सारनाथ के ऐतिहासिकता का महत्व बताइए। तो इससे बौद्ध धर्म से संबंधित कह सकते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने जो है धर्म का उपदेश दिया था सारनाथ में ही। उसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने सारनाथ के ऋषि पतनम में 5 जो है ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और सारनाथ का मतलब ये भी हुआ कि वहाँ पर एक स्तंभ है, सारनाथ स्तंभ है, स्तूप भी है। तो अशोक के का जो है शिलालेख भी वहाँ से प्राप्त हुआ है। इस दृष्टि से भी ऐतिहासिक महत्व रखता है। नेक्स्ट है कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो कंदरिया महादेव का मंदिर के बारे में यहाँ टिप्पणी लिखना था। कंदरिया महादेव का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। यह पंचायतन श्रेणी में है, शैली में बना हुआ मंदिर है, भगवान शंकर के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बारे में और तमाम जानकारी भी लिखा जा सकता था। मुगल सम्राट अकबर के नवरत्न कंपनियों के बारे में लिखा गया है। नवरत्न दरबारी कौन कौन थे, कई बार इसमें एग्जाम पूछा ही जा सकता है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि मुगल सम्राट अकबर के जो नवरत्न थे उसमें आपका पहला नाम था बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी, मुला दो प्याजा, हकीम हुकाम। तो इस प्रकार से 9 दरबारी कवि थे। और पिछले बार इस प्रकार से कई प्रकार से पूछा जाता है। सूफी सिद्धांतों का इसमें बताना था कि सूफी का अर्थ भी आप लिख सकते हैं और उनके सिद्धांत बताना था, मतलब कि उनके उपदेश क्या थे, उनके उद्देश्य क्या थे, उन सभी चीज़ों को इसमें लिखना था। जैसे कि आप लिख सकते थे कि वे सभी धर्मों को समान रूप से पालन करने के लिए बोलते थे। आध्यात्मिक विकास के साथ मानवता की सेवा करना। इन्होंने ईश्वर के प्रति विश्वास और समर्पण के लिए कट्टरपंथियों का प्रचार का उनको विरोध भी किया। भौतिक सुख सुविधाओं का विरोध करते हुए किया, कर्मकांडों का विरोध किया। तो इस प्रकार से लिखा जा सकता था। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का बताइए। महात्मा गांधी के जो स्वतंत्र आंदोलन के उपरांत 1919 से लेकर 1925 से 1930 तक जो महत्वपूर्ण काल था वह भारत में राष्ट्रवाद का काल था, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद के कार्यकाल था। और यहाँ पर पूछा गया है कि कारण क्या था, तो असफलता का कारण था। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 के उपरांत अंग्रेजों ने ऐसा कहा था कि यदि हमें युद्ध में अगर आप सहायता करते हैं तो हम आपको स्वतंत्र करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कर सकते हैं और भी रोलेक्ट एक्ट वगैरह
सभी कारणों से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिनमें 1925 से 1930 के काल को भारत में राष्ट्रवाद का उदय माना जा सकता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, इसके बारे में बताया गया है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन के प्रयास से दादोर महादेव पांडुरंग ने किया था, आत्मारंग पांडुरंग ने किए थे प्रार्थना समाज की स्थापना। और इसका उद्देश्य था रूढ़िवादियों का खंडन करना, एक ईश्वर की पूजा करना। एकेश्वरवाद उनका मुख्य ध्येय था। कर्मकांडों का विरोध था, स्त्रियों का शिक्षा में सुधार और विधवा पुनर्विवाह का उन्होंने पालन करने के लिए कई प्रकार के प्रयास भी किए थे। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण कह सकते हैं। बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह के अगर हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया सत्याग्रह था। कर न दो, यानी कि इसमें अंग्रेजों द्वारा अधिक मात्रा में कर लगाए गए थे, जिसके उपरांत बारदोली सत्याग्रह हुआ और वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेतृत्व में यह सत्याग्रह सफल भी हुआ था। तो यह बारदोली सत्याग्रह के बारे में इसमें टिप्पणी लिखना था 30 शब्दों में लगभग। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में बताना था। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में 63 अनुच्छेद में बताया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता लिखना था, 35 वर्ष की आयु पूर्ण किया हो, राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए और इसके अतिरिक्त भारत का नागरिक हो। इसके अतिरिक्त यह बता सकते हैं कि दोनों यानी कि संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य के जो है बहुमत से इसका निर्वाचन होगा। और इनका जो निर्वाचन प्रणाली है वह अनुपातिक एकल संक्रमण व्यक्ति गुप्त मतदान द्वारा होता है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है और रिजर्व रूप से इन्हें 15,000 रुपये जमा भी करने होते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों का उसमें उल्लेख करना था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब यह होता है कि विधि के शासन के अंतर्गत जो प्रक्रियाएँ स्थापित की गई हैं उनके अंतर्गत सभी समान रूप से सभी को पालन करना होगा और उनके अंतर्गत यह है। इसमें और भी कुछ ज़्यादा देखा जा सकता है। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में द्वैध शासन की अवधारणाओं को स्पष्ट करना था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में एक्ट लाया गया था, जिसमें 8 प्रांतों को 2 प्रांतों में बांटा गया था, एक केंद्रीय प्रशासन और एक प्रांतीय प्रशासन में। सर्वप्रथम इसे लियोनिस कार्टनिस ने प्रदान किया था द्वैध शासन का। और इसमें क्या था कि प्रशासनिक जो शासन था उसको 2 क्षेत्रों में बांटा गया था। एक प्रांतीय क्षेत्र में और एक केंद्र, 2 क्षेत्रों में इन्हें बांटा गया था द्वैध शासन का। इसे ही द्वैध शासन कहा जा सकता है। और द्वैध शासन में और भी महत्वपूर्ण जानकारी था। इसमें लगभग 30 शब्दों में आपको लिखना था, तो परिभाषाएं केवल लिखा जा सकता था। औपनिवेशिक स्वराज्य का मतलब क्या होता है, तो सभी लोग जानते होंगे, दूसरे किसी विदेशी राज्य के अधीन शासन करना और उसके अधीन ही अपने शासन को संचालित करना ही औपनिवेशिक कहलाता है। यानी कि स्वराज्य यहाँ पर लिखा है और एक औपनिवेशिक है, यानी कि दूसरे की अधीनता को स्वीकार करते हुए अपने राज्य को चलाना जो है डोमिनियन स्टेट कहा गया है। ठीक है। संघात्मक शासन का लक्षण बताइए। तो संघात्मक शासन और एकात्मक शासन हमारे संविधान में प्रदान किया गया है। यदि संघात्मक शासन की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण 3 लक्षण लिखा जा सकता है। लिखित संविधान है, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता है और भारत के अंतर्गत जो भी राज्यपाल के पद हैं, इस प्रकार से संघात्मक शासन की बात करता है। यहाँ पर देखिए है पोस्ट कोड का पूर्ण रूप लिखने के लिए आया था। यह लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन से पूछा गया था, जिसमें P फॉर प्लानिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार से है। तो इसको आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मेरा को कन्फ्यूजन है, इसका कमेंट करके आप बता सकते हैं। राजऋषि तुल्यवंश में भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र के अभिलेख के विषय में 30 शब्दों में आंसर लिखना था। तो राजऋषि तुल्यवंश छत्तीसगढ़ का प्रथम जो है राज्य स्तरीय या प्रथम राज्य का वंश कह सकते हैं। इनके भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र में यह उल्लेख होता है कि उन्होंने गुप्त वंश की अधीनता स्वीकार की थी, क्योंकि उनके भीमसेन द्वितीय की आरंग ताम्रपत्र में 182 से 282 ईसा पूर्व जो है गुप्त संबंध का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और भीमसेन के द्वितीय आरंग के ताम्रपत्र से ही राजऋषि तुल्यकुल वंश के संपूर्ण वंशों की जानकारी भी मिलता है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। बस्तर की रानी स्वर्ण कुमारी सिंह के बारे में क्रांतिकारियों का उल्लेख किया गया है। तो आप सभी लोग जानते होंगे बस्तर के राजा उस समय थे जो थे स्वर्ण कुमारी की क्रांतिकारी गतिविधियों का उल्लेख करना है। 1778 में यह स्वर्ण कुमारी का विद्रोह हुआ था। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और उनके द्वारा बस्तर का जो योगदान था, ठीक है, तो इनके द्वारा क्या है बस स्वर्ण कुमारी क्रांतिकारी गतिविधियों का उल्लेख करना है। तो उनके द्वारा स्वर्ण कुमारी जो थी उनके द्वारा क्या है बस्तर के राजा जो थे महिपाल देव, उनके विरुद्ध संघर्ष हुआ था, उसके बारे में यहाँ पर लिखना था। 1905 के पश्चात छत्तीसगढ़ की रियासतों 14 रियासत थे छत्तीसगढ़ में। सभी रियासतों का आप नाम लिख सकें तो और अच्छा होगा, नाम लिखना था। मराठा काल के बाद कलचुरियों की स्थिति का उल्लेख करना था। मराठा काल का आक्रमण 1741 में हुआ था, जो था मोहन सिंह के समय में, रघुनाथ सिंह के समय में हुआ था।
तो उनके बारे में क्या स्थिति थी। तो रघुनाथ सिंह के बारे में यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको लिखना था, किस प्रकार से उनका द्वारा युद्ध किया गया या आत्मसमर्पण कर दिया गया था, और मराठा सामंत के जो थे उनके किसने आक्रमण किया था, उन सभी कलचुरियों की स्थिति का संपूर्ण वर्णन करना था। वामन राव बलीराम लाखे के योगदान को बताना है, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र संग्राम में भी, उन सभी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से वामन राव लाखे जो है कहाँ के स्थायी निवासी थे, उनके द्वारा जो है लाखे और किस प्रकार के कारण किया गया था, उन सभी चीज़ों के योगदानों को वर्णन करना था। मराठाकालीन छत्तीसगढ़ में पटेल का क्या कार्य था, तो पटेल का आप लोग जानते होंगे कर टैक्स वसूलना था, जो कि राजस्व कह सकते हैं ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। कलचुरी प्रशासन में गढ़ का क्या महत्व था, तो 12 गढ़ के मिलकर, ठीक है, गढ़, ठीक है, 12 गढ़ मिलकर 12 का निर्माण करते थे। कलचुरी शासन में उसके बारे में लिखना था। गढ़ का प्रमुख क्या कहलाता था, उसके बारे में आपको लिखना था। और छत्तीसगढ़ के कलचुरी काल से ही छत्तीसगढ़ यह कह सकते हैं शिवनाथ नदी और के अतिरिक्त 18 गढ़ और 18 गढ़ उसके दक्षिण में स्थित हैं, इस प्रकार के महत्व को भी आप लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में होम रूल आंदोलन का प्रभाव का वर्णन करना है। छत्तीसगढ़ में होम रूल आंदोलन की स्थापना का 2 क्षेत्र रहा है, पहला रायपुर में और बिलासपुर में, 2 जहां पर आपका होम रूल आंदोलन की स्थापना किए हैं। रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल के सहयोग से होम रूल आंदोलन का वर्णन किया गया था और उनके सहयोग से कार्यक्रम किए जा रहे थे। इन सभी चीज़ों का उल्लेख करना था। सिंधु सभ्यता के कला यानी कि कला संस्कृति के प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ कलात्मक वस्तुओं का उल्लेख करना था। आप याद रख सकते हैं कि एक सिंधु सभ्यता में देवी की मूर्ति प्राप्त हुआ है, जिसके कह सकते हैं उधर से वृक्ष निकलता हुआ दिखाया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कुर्वरता के देवी के कलात्मक हैं। विशेष प्रकार के वहाँ पर कलाकृतियों का आप कह सकते हैं मृण्ड भाण के कई प्रकार से मिले हुए हैं, शिव के मिले हुए हैं। 30 प्रकार की चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि स्वस्तिक के चिन्ह भी मिले हुए हैं। तीन सभी चीज़ों को आप उल्लेख करना था। मीराबाई और रसखान के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। मीराबाई भगवान कृष्ण की उपासिका थी, रसखान भी कृष्ण के थे। उनके बारे में आप जीवनी भी लिखा जा सकता है इनके बारे में कि मीराबाई का जन्म कब हुआ था, उनकी क्या क्या रचनाएँ थी, उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उनकी भक्ति के बारे में पूरा लिखा जा सकता था। रसखान के पूरे रचनाओं को भी लिखा जा सकता है। सर देशमुखी और चौथ के बारे में बताइए। ये देखिए आपको शिवाजी से संबंधित महत्वपूर्ण कथन है या क्वेश्चन है, इसको आप याद कर सकते हैं। 1857 की क्रांति की असफलता के 3 कारण, असफलता के बहुत सारे कारण थे, उन सभी कारणों का उल्लेख करना था इसमें लगभग 60 शब्दों में। तो असफलता का महत्वपूर्ण कारण यदि हम बात सकते हैं तो सुनियोजित नहीं था, उसमें अपने स्थानीय राजाओं का या धनाढ़ वर्ग का इसमें आपका कह सकते हैं कि सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा था, और किसी प्रकार के इसमें सुनियोजित टाइम नहीं था, और इसमें एकता की कमी थी, एक अच्छे लीडर की कमी थी। इस प्रकार के आर्थिक राजनीतिक बहुत सारे कारण थे, सामाजिक कारण भी कह सकते हैं। तो इन सभी कारणों के कारण यह जो 1857 की क्रांति था वो असफल हो गया था। बटलर समिति का गठन किया गया था, तो इसको आप याद रख सकते हैं कि बटलर समिति का गठन लगभग 1861 के आसपास किया गया था। यानी कि जब अंग्रेज़ों का शासन था तो अंग्रेज़ों को जो है कोर्ट में नियुक्ति करने का आदेश था, पर जो भारतीय जो वकील थे उसको वकालत करने नहीं दिया जाता था। इस प्रकार के था बटलर समिति का। थोड़ा सा स्पष्ट इसकी जानकारी नहीं है, आप इसे याद करने की कोशिश करेंगे और मिलाने की कोशिश करेंगे। डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि का शासन क्या अर्थ बताइए। विधि का शासन यानी विधि द्वारा स्थापित शासन की बताना है इसमें। यह संविधान के लोक प्रशासन से पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी बताया जा सकता है। संविधान के आधारभूत ढांचे, तो आधारभूत ढांचे क्या क्या हो सकता है उनके प्रकाश डालना है, तो महत्वपूर्ण चीज़ें आप याद रख सकते हैं। संविधान में आधारभूत ढांचे का महत्वपूर्ण उल्लेख नहीं किया गया है, इसे बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर आधारभूत ढांचे को वह बताने का कोशिश करता है, और उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय हो गए, संविधान का मूल अधिकार हो गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये सभी न्यायालय का जो महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं उन सभी चीज़ों को आप इसमें उल्लेख कर सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया राष्ट्रपति के चुनाव हो गए, इन सभी का सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना, इसके बाद उपराष्ट्रपति, ये सभी क्या हैं बेसिक स्ट्रक्चर हैं, मूल अधिकार से संबंधित जितने भी हैं, संविधान का प्रस्तावना वगैरह सभी मूल आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है। लोकायुक्त के बारे में आपको लिखना था। लोकपाल और लोकायुक्त जो 2 रहते हैं, लोकपाल का जो भूमिका है वह केंद्र पर है, लोकायुक्त इस प्रकार से छत्तीसगढ़ शासन की अगर बात करें तो इस प्रकार की चीज़ें को लिखा जा सकता था। सरपुरी राजा प्रशंस मात्र एक महान राजा था। सरपुरी राज्य में इनकी उपलब्धियों का वर्णन करना था।
तो बहुत सी इनका प्रसन्न मात्र ने कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। उन सभी मंदिरों का रतनपुर में राजधानी स्थापना पूर्व छत्तीसगढ़ कलचुरियों ने शासन का संक्षिप्त वर्णन करना है। कलचुरियों ने सबसे सर्वप्रथम राजधानी कहाँ पर बनाया था, तो इसको बताना है कि रतनपुर में राजधानी स्थापना के पूर्व छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासकों का संक्षिप्त परिचय देना है। तो कलचुरी कहाँ के रहने वाले थे, वारंगल के रहने वाले थे। इन सभी चीज़ों का आप स्पष्ट रूप से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो नागपुर के रहने वाले थे, नागपुर के रहने वाले थे कलचुरी शासकों का। और नागपुर से संबंधित तमाम सूचनाओं को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बिलासपुर की वानर सेना सभी लोग जानते हैं, वासुदेव देवरस के नेतृत्व में यह वानर सेना थी, जिसके माध्यम से आंदोलन किया जाता था, पर्चे बांटे जाते थे। और इस सेना के अंतर्गत स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे थे, जिनके माध्यम से अंग्रेजों शासन के माध्यम के द्वारा उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों को आंदोलन के माध्यम से चलाया जाता था। और इन सभी वानर सेनाओं को क्या किया जाता था कि अंग्रेजों के माध्यम से जितने भी बच्चे होते थे जो आंदोलन करने होते थे, इनको किसी गाड़ी में या बंद करके बाहर भेज दिया जाता था। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताना था, इनके क्या उद्देश्य थे, क्या क्या कार्य थे, इन सभी चीज़ों का उल्लेख हम कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश नियंत्रण का सूत्रपात बताइए। तो ब्रिटिश नियंत्रण का छत्तीसगढ़ में सूत्रपात कब हुआ था, तो सभी लोग जानते होंगे कि 1818 में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन का आधिपत्य स्थापित हो गया था। और उसके उपरांत छत्तीसगढ़ में 1830 से लेकर 1854 तक महत्वपूर्ण था। और उसके बाद 1854 से लेकर आपको 1900 तक महत्वपूर्ण कार्यकाल रहा है। उन सभी चीज़ों को इसमें बताना है। अस्पृश्यता के निवारण में सुंदरलाल शर्मा का महत्वपूर्ण योगदानों को बताना है। सुंदरलाल शर्मा ने किन मंदिरों में प्रवेश दिलाया था, उनके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य थे, महात्मा गांधी ने इसे अपना गुरु माना था। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी भी इसमें हम प्रवेश कर सकते थे। गुप्तकालीन भारत में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में, तो गुप्तकालीन भारत के क्षेत्र में तकनीकी के क्षेत्र में आर्यभट्ट, नागार्जुन, इन सभी तमाम जो हस्तियाँ रही हैं गुप्तकालीन में, उन सभी चीज़ों के बारे में लिखना था। आर्यभट्ट, वराह मिहिर के योगदानों को लिखना था, आर्यभट्ट के योगदानों को लिखना था, नागार्जुन के जो है उनके बारे में लिखना था। ये सभी गुप्त काल से संबंधित रहे हैं, तो इनके बारे में आप लिख सकते हैं। शेरशाह सूरी के भूराजस्व लिखा जा सकता है। स्वदेशी आंदोलन के बारे में लिखा जा सकता है। राज्यपाल की शक्ति और स्थिति के बारे में लिखा जा सकता है। सातवें मंडल का प्रश्न पूछा गया था। बारसूर के ऐतिहासिक महत्व के बारे में लिखा जा सकता है। इसके क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ थी, इसको 100 शब्दों में लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक कंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में बताइए। कंडेल नहर सत्याग्रह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सुबह व्यवस्था का आप सभी सुबहों को लिखा जा सकता है, कितने सुबह व्यवस्था थे। और सुबह व्यवस्था के बारे में मैंने ट्रिक्स के माध्यम से भी बताया था। सर्वप्रथम सुबह व्यवस्था के प्रणेता कौन माने जाते हैं, भीमबाजी भोसले के माध्यम से सुबह व्यवस्था का संचालन किया जाता था। सुबह व्यवस्था में किस प्रकार की चीज़ें थी, इसमें किस प्रकार से शोषण की नीति थी, उन सभी चीज़ों को आसानी से लिखा जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को बताइए, सभी लोग लिखा जा सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रशासनिक ढांचे को भी बताया गया था, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से बड़े जो क्वेश्चन होते हैं वह कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं। अशोक का भी रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ में उत्तरदायी परिस्थितियों को बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, उसके क्या क्या कारण थे, इन सभी चीज़ों का लगभग 175 शब्दों में लिखना था। और इसके अतिरिक्त चक्रकोट के छिंदक नागवंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। और इसके अंतर्गत आपको अथवा में करके दिया हुआ है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन छत्तीसगढ़ के योगदान में महत्वपूर्ण कौन कौन से योगदान थे, कहाँ कहाँ योगदान हुआ था, उन सभी चीज़ों को लगभग 175 शब्दों में लिखना था। तो इस प्रकार से लगभग 200 नंबर का लगभग 17 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। इन सभी क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको MK नॉलेज ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इन सभी चीज़ों का आप जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है MK नॉलेज ग्रुप टेलीग्राम का भी, वहाँ से भी जुड़ें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।